हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्रद्धा। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था जीई मूर के टॉपिक्स को, जो भी फिलॉसफी में उनके टॉपिक्स थे, डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस और रिफिटिशन ऑफ आइडियलिज्म। तो ये दोनों थ्योरी डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो रसेल पे है। रसेल और जीई मूर दोनों दोस्त ही हैं, फ्रेंड थे। दोनों की थ्योरीज भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। तो जीई मूर के थ्योरीज भी कुछ ना कुछ मिलेंगे रसेल से, अगर रसेल की फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं तो आइए देखते हैं आज का बर्टरैंड रसेल का थ्योरी क्या कहता है, उनका क्या फिलॉसफी है। ये एक लिंग्विस्टिक फिलॉसफर हैं, तो आज उनको डिस्कस करते हैं हम। डिस्कस करने में हमें आज ये देखेंगे कि रसेल के बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। रसेल के सबसे पहले तो थ्योरी पढ़नी है कि रसेल की थ्योरी क्या है। उसके बाद ये 4 टॉपिक्स तो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं। पहला टॉपिक ये है, पहला नहीं मतलब ये चारों आगे पीछे हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनकम्प्लीट सिंबल है, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन है और लॉजिकल एटमिज्म है। ये 4 हैं। इनका न्यूट्रल मोनिज्म भी है, पर वो उतना मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से नहीं पढ़ना है, वो इसी से रिलेटेड थ्योरी में आ जाएगा। तो रसेल की थ्योरी जो है थोड़ी लेंदी है, और ऐसा है रसेल के साथ कि रसेल एक थ्योरी पे टिकते नहीं थे, कुछ दूसरा थ्योरी आता था तो उसको अपना लेते थे, पीछे वाले को छोड़ देते थे। इस तरीके से उनके पहले उनके फिलॉसफी, उनका जो भी थ्योरी दिया है, उन्होंने जो भी अपना थॉट बताया है फिलॉसफी को लेके, उसको टोटल रसेल एज ए होल आज देखते हैं, और कल पर्टिकुलर टॉपिक वाइज उसको अलग अलग वीडियो में डिवाइड करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना जान लेंगे कि थ्योरी एज ए होल क्या है रसेल का, क्या फिलॉसफी है उनकी। पूरा जानने के बाद ही हम अलग अलग इसको समझ सकते हैं। तो एक वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ इसको कि ताकि आप ये जान जाएं कि रसेल की बेसिक फिलॉसफी क्या है। तो ये जान जाएंगे तो उसको पार्ट वाइज डिवाइड करके हम टॉपिक्स में इजीली समझ पाएंगे। आज जानते हैं रसेल को थ्योरी एज ए होल। क्या थ्योरी दिया, क्या फिलॉसफी दिया। लिंग्विस्टिक फिलॉसफर हैं रसेल, रियलिस्टिक हैं। रियलिस्ट क्यों हैं ये पहले भी हमने जीई मूर में पढ़ा था। बिकॉज ही बिलीव्स दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द माइंड। ही कंसिडर देम एज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंस डेटा। ये इसीलिए रियलिस्ट है क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और ये कहते हैं कि ये माइंड पर डिपेंड नहीं करता है, ये गैर मानसिक इसको बोलते हैं। और क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंस डेटा। ये सेंस डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर है। ये एक सिंपल सा इनका डेफिनेशन है ये थ्योरी का, ऑब्जेक्ट का, रियलिस्ट का। फिर ये कहते हैं कि लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंस डेटा। तो सेंस डेटा क्या है हमें ये जानना होगा। सेंस डेटा क्या है, सेंस डेटा तो वही है जो कि एम्पेरिसिस्ट कॉल इट सेंसेशन। जो सेंसेशन है संवेदना है, क्योंकि इनकी दृष्टिकोण भी अनुभववादी थी शुरू में। हालांकि ये बहुत चेंज हुए हैं, लेकिन फिर अभी तो ये सेंस डेटा को सेंसेशन के कंसर्न में ले रहे हैं। एम्पेरिसिस्ट कॉल इट सेंसेशन बट रसेल कॉल्स इट सेंस डेटा। इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। इनका कहना है कि ये एक्सपीरियंस के थ्रू और हमें प्राप्त होता है। तो ये सेंस डेटा का एक छोटा सा डेफिनेशन है। पर सेंस डेटा आगे चल के हम देखेंगे कि सेंस डेटा को हम डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेशन नहीं दे सकते। इस पे भी बहुत रसेल ने चर्चा किया है, वो आगे देखेंगे। अभी सिंपल सेंस डेटा को जानते हैं, उसके बाद सेंस डेटा को उन्होंने कहा क्या है। सेंस डेटा को उन्होंने कहा है सीधा ज्ञान बोल सकते हैं, या परिचयात्मक ज्ञान बोल सकते हैं, या नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस ये क्या है, ये डायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट अवेयरनेस है। जो हमारे सेंसेस डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं, वो चीज़ है ये। इसको नॉलेज बाय एक्वेंटेंस बोलते हैं। डायरेक्ट नॉलेज जिस भी चीज़ का होता है, जैसे कि मैं पेन देख रही हूँ, तो ये पेन नहीं देख रही हूँ मैं, मुझे इसका सेंसेशन सेंस डेटा में ले रही हूँ। इसका क्या सेंस डेटा ले रही हूँ, इसका कलर देख रही हूँ, इसका साइज देख रही हूँ, ये क्या काम करता है ये देख रही हूँ। तो ये मैं सेंस डेटा ले रही हूँ। कैसे, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैं
सीधा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसके बीच में कोई मीडिया नहीं है, तो इसको ये बोलते हैं सेंस डेटा को नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। उसके बाद इनके सारे टॉपिक्स जो आते हैं, वो 4 टॉपिक्स हैं, वो कैसे आते हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उसमें इन्होंने इनकम्प्लीट सिंबल पढ़ना है हमें। इनकम्प्लीट सिंबल किसको कहते हैं, अभी इसको डिस्कस हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इन सब के लिए अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगी। तो इनकम्प्लीट सिंबल वही होता है जिसका क्या अलग से कोई मीनिंग नहीं होता है सेंटेंस में। अगर एक सेंटेंस में है कोई इनकम्प्लीट सिंबल है जो वाक्यांश में है, तो उसके लिए हमें पूरे सेंटेंस का लॉजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इनकम्प्लीट सिंबल पे भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं कि इनकम्प्लीट सिंबल को आप डिस्कस करें कुछ इस तरीके से। मैं बाद में उस पर भी डिस्कस करूंगी, प्रीवियस क्वेश्चंस पे भी, और फिर वो कैसे लॉजिकल एनालिसिस पे उतर आते हैं कुछ इस तरीके से करके, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इनका थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन। थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन के अंदर ही ये इनकम्प्लीट सिंबल आता है। फिर लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। लॉजिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, यही चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया, एनालाइज किया है कि ऑब्जेक्ट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंस डेटा। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को उन्होंने तार्किक संरचना बताया है किसका, सेंस डेटा के कलेक्शन का। तो इस पे आएंगे हम लोग। फिर लास्ट में वो लॉजिकल एटोमिज्म पे आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम। तो हम लिंग्विस्टिक तरीके से, लिंग्विस्टिक एनालिसिस करके, प्रपोजिशंस का एनालिसिस करके हम उसको रिड्यूस करके, एटम का मतलब क्या होता है कि फर्दर डिवीजन हम नहीं कर सके जिसका, तो उसमें ये लॉजिकली उसको डिवाइड करके, रिड्यूस करके और लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, फिजिकली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो यहाँ फिजिकल एटम को हटा के इन्होंने लॉजिकल एटम लाया है, इसको डिस्क्राइब करेंगे। लॉजिकल एटम में जैसे कि इन्होंने 2 एस्पेक्ट्स लाए हैं, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट लाए हैं और लॉजिकल एस्पेक्ट्स लाए हैं। मेटाफिजिकल में फैक्ट्स लाना जरूर, फैक्ट को देखना ज़्यादा जरूरी है, ये तथ्य क्या होता है, कितने तरह के। पहले तो इन्होंने सिर्फ एटॉमिक फैक्ट को माना था, फिर बाद में जैसा कि मैंने बताया रसल अपने थॉट्स को बहुत चेंज करते हैं, जंप करते हैं एक दूसरे थॉट्स पे। तो पर्टिकुलर, जनरल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेंशनल, ये इतने फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है इन्होंने। लॉजिकल लिंग्विस्टिक जो एस्पेक्ट है उसके लिए इन्होंने प्रोपोजिशन को सिंपल और कॉम्प्लेक्स का एनालाइज किया है, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल में रिड्यूस करते 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 लॉजिकल सिंपल तक लाएंगे, जिसको कि अंत में हम रिड्यूस नहीं कर सके। ये एक छोटा सा इनका ये सिनॉप्सिस दिया मैंने लॉजिकल एटोमिज्म का। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में भी सेम काम किया इन्होंने, डिस्क्राइब कैसे करना है किसी भी थ्योरी को। किसी भी सेंटेंस के क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट क्या है, नेम और फ्रेज है। फ्रेज में 3 तरीके के आते हैं, सेमी पर्सपेक्टिव फ्रेज, इनडेफिनिट डिस्क्रिप्टिव और फिर डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद क्या करते हैं, वो डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के लिए, इनडेफिनेट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। सेंटेंस ये पहले से लिख रखती हूँ छोटा वीडियो के लिए, जितना लिखूंगी वीडियो के साथ साथ टाइम उतना एक्सपेंड होता है। तो ये दोनों आते हैं इनकम्प्लीट सिंबल के अंतर्गत, तो उसी के साथ ही इनकम्प्लीट सिंबल हम समझेंगे। और बाद में लास्ट में ये आ जाते हैं न्यूट्रल मोनिज्म पे। क्यों आते हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि ऑब्जेक्ट सेंस डेटा का लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, जो कि शुरू में ही बताया हमने कि इट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंस डेटा। तो यही लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है इनका, और कहते हैं कि सेंस डेटा नॉट डिपेंडेंट ऑन माइंड। सेंस डेटा इट डू नॉट डिपेंड ऑन माइंड। सेम चीज कंक्लूजन में आता है इनके कि ये जब ये न्यूट्रल मोनिज्म पे आते हैं तो इसी थ्योरी को लेते हुए आते हैं कि सेंस डेटा फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। सेंस डेटा इज इनहेरेंटली न्यूट्रल टुवर्ड्स एवरी आइडियोलॉजी और सब्जेक्ट मैटर्स। किसी भी बाहरी चीजों से अफेक्ट नहीं होता है सेंस डेटा को। सेंस डेटा डायरेक्ट और एकदम क्लियर होता है, ये नहीं कि कोई तीसरा बीच में आके उसको अफेक्ट कर दे और मेरा सेंस डेटा जो मैंने प्राप्त किया वो गलत हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए सेंस डेटा को इन्होंने नॉलेज बाय एक्वेंटेंस कहा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट नॉलेज है, हमारा सेंस डायरेक्ट उस नॉलेज को रिसीव कर रहा है, इसीलिए इन्होंने न्यूट्रल मोनिज्म इनका लास्ट ये तटस्थवाद पे आ जाते हैं। इतना इनका ये सिनॉप्सिस है। थोड़ा सा इसको मैं वर्बली डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि अगला जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसको आप बहुत ही इजीली
रिसीव कर सके, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शुरू में जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में रसेल का अनुभववादी दृष्टिकोण रहा। रसेल का मेन विषय यही रहा कि एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू लिया है उन्होंने कि ज्ञान क्या है, हम वर्ल्ड को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी के खोज में ये इनकम्प्लीट सिंबल पे आए, या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन पे आए, या थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन पे आए, या लॉजिकल एटोमिज्म पे आए। तो इनका यही मेटाफिजिकल व्यू है। माइंड का एनालिसिस करते हैं, अंत में वो यही निकालते हैं कि परम तत्व न्यूट्रल है। यही न्यूट्रल मोनिज्म पे आ जाते हैं। हमेशा उनका माइंड बदलते ही रहता है, हमेशा जंप करते हैं एक थ्योरी से दूसरे थ्योरी पर। इन्होंने खुद ही कहा था कि यदि नई थॉट्स हमारे सामने आए जिससे कि हम आगे और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें पुराने थॉट को छोड़ के नए ज्ञान की ओर बढ़ जाना चाहिए। ये रसेल खुद ही कहते थे। इसी तरीके से रसेल फैक्ट पे भी आते हैं, ये लॉजिकल एटोमिज्म में फैक्ट्स पे आते हैं। फिर फैक्ट को भी वेरीफाई करना है, फैक्ट ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं कि नहीं, फैक्ट ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं, डेफिनेशन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारी, इनका बहुत ही लेंदी तरीके का टॉपिक है। बट अगर समझ जाएं तो बहुत इजी। ये वीडियो इसीलिए बनाई हूं मैं कि एक कहानी की तरह रसेल को मैं सुना देती हूँ, उसके बाद आप अगले टॉपिक को जब सुनेंगे तो बहुत ही इजीली प्रीवियस क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे, प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस को समझ जाएंगे। वो सब डिस्कस अगले इसमें करूंगी। तो यही रसेल कहते हैं कि हमें नॉलेज कैसे मिलता है। पहला इनका यही है कि नॉलेज हमें कैसे मिलता है, इसका सही तरीका क्या है, हम कैसे ऑब्जेक्ट का ज्ञान पाएंगे। तो उन्होंने दो चीज बताया। पहला यही बताया कि हमें नॉलेज बाय अक्वाइंटेंस, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि डायरेक्ट नॉलेज, सेंस डेटा हमें मिलती है इसकी। और दूसरा दो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज से हमें ज्ञान प्राप्त होती है। तो इसका तो यही मतलब है कि नॉलेज बाय अक्वाइंटेंस का क्या मतलब है कि जैसे हम एक चौकोर सी चीज देखते हैं, चौकोर सी चीज जब देखते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि ये क्या है। हमें दिखता है कि ये स्क्वायर है, फिर दिखता है अरे इसके 4 पैर हैं, फिर हमें दिखता है, टच करते हैं, इसका सेंस डेटा लेते हैं तो हार्ड दिखता है। फिर ऐसे कलेक्शन करते करते हमारी सेंस डाटा हमें बहुत सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बस इसके बारे में हमें बहुत सारे सेंस डेटा मिलते हैं। तब हम इसका नाम रख देते हैं कि ये मेज है, ये टेबल है। इसका हम नाम रख देते हैं कैसे, सेंस डेटा को, सारे बहुत तरह के सेंस डेटा को, ये नहीं कि एक स्क्वायर है इसलिए टेबल है, नहीं, इसके सारे क्वालिटीज इसमें एक जैसे दिखते हैं। फिर इसको ये सेम जो चीज हम देखते हैं, कलर ब्राउन है, टफ है, इसको घसीटा तो आवाज है, इसका मतलब हार्डनेस बहुत है, इसके में 4 पैर हैं, स्क्वायर है, इसको टेबल बोलेंगे। इसलिए हमें टेबल कुछ भी नहीं है ये, हम इसको टेबल नाम दे देते हैं अपने सेंस डेटा को, सेंस डेटा के समूह को, कलेक्शन को, जितने सेंस डेटा इसके बारे में हमें प्राप्त हुई। तो इसके लिए ये कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, ये डायरेक्ट ज्ञान से ही, नॉलेज बाय अक्वाइंटेंस से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा आ जाते हैं ये बार बार यही कहते हैं कि नॉलेज बाय अक्वाइंटेंस क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। हमारे सेंस डेटा जितना कुछ देते हैं, इसको एक्सप्लेन करने में रसेल कई बार रियलिस्ट के साथ चले जाते हैं, कई बार न्यू रियलिस्ट के साथ चले जाते हैं। क्योंकि रियलिस्ट क्या कहते हैं, न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में पानी है और उस पानी को, उस पानी को, ये ग्लास है, इसमें यहाँ पानी भरी हुई है, इसमें मैं पेंसिल देखता हूँ तो पेंसिल जब पानी में जाती है तो ये टेढ़ी दिखती है मुझे। तो न्यू रियलिस्ट क्या कहते हैं कि ये टेढ़ी दिखती है तो हम इसको टेढ़ी मान लेंगे कि पेंसिल टेढ़ी है, जो चीजें हमें जैसी दिखती है हम उसको वैसी ही मान लेंगे। पर रियलिस्ट क्या बोलते हैं, रियलिस्ट बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं है, हम इसको एनालाइज करेंगे, हम इससे सेंस डेटा लेंगे, हम इसका रियल सेंसेशन देखेंगे कि क्या है, पेंसिल को निकालेंगे, फिर देखेंगे पेंसिल निकाल कर कि नहीं, इसका सेंस डेटा लेने पे हमें पता चलता है कि पेंसिल तो सीधी है। तो इसलिए ये कभी रियलिस्ट होते, कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, पर फिर भी इनका यही कहना है कि सेंस डेटा ही हमें ज्ञान की सामग्री देती है। जैसा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में जब हम पढ़ेंगे सेंसेशन और इसको रीजन को, तो वहां भी
कांट क्या कहते हैं कि संवेदनाएं ज्ञान की सामग्री है, ऐसा कहते हैं ना, फिर रीजन जो है वो ढांचा ऐसे करके कांट में है। पर यहाँ यही चीज ये कहते हैं कि सेंस डेटा हमें क्या करती है, सेंस डेटा हमारे ज्ञान की सामग्री हमें देती है और उसी से हम मानते हैं कि हमें नॉलेज डायरेक्ट मिलता है और वो सीधा दिखाई देता है, उसके लिए हमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये सेंस डेटा को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है इन्होंने। और रसेल कहते हैं कि जैसे कि टेबल नहीं, अभी मैंने बताया ना कि टेबल नहीं है, अगर इसको एनालाइज करूंगा, इट इज रेड, इट इज स्क्वायर, इट इज हार्ड, बाद में सारी चीजों को मिलाकर कहूंगा, इसको नाम दे दूंगा कि मेरे सामने इन सब चीज की सेंस डेटा है, इसको मैं टेबल कहता हूँ। यही रसेल का मेन कहना है। और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में रसेल क्या कहते हैं, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में रसेल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। जैसे कि लॉक भी कहते थे, लॉक क्या कहते थे, 3 चीजें बताते थे, माइंड, मोड्स और सब्सटेंस, ये 3 चीज होनी चाहिए, 3 तरह की चीजें हैं तो क्या करती हैं, ये लॉक में अभी हम नहीं जाते हैं, ये हम रसेल में ही रहते हैं। तो रसेल नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, 2 तरीके की डिस्क्रिप्शन मानते हैं। ये कहते हैं कि अगर नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन हम लाते हैं तो उसको परखने के लिए हमें रिड्यूस करना पड़ता है, हर चीज को इनको रिड्यूस करके ही समझना है। कोई चीज का विवरण हम कैसे प्राप्त करेंगे, कोई चीज का डिस्क्रिप्शन हमें कैसे प्राप्त होगा, तो इसमें ये बताते हैं 2 तरीके से हमें प्राप्त होता है, एक डेफिनेट डिस्क्रिप्शन होता है और दूसरा इनडेफिनेट डिस्क्रिप्शन होता है, जिसके कि अंतर्गत ही सिंबलिक इनकम्प्लीट सिंबल आता है। रसेल का वैसे तो एपिस्टेमोलॉजिकल पे एक्सप्लेनेशन पे ही पूरी थ्योरी बेस्ड है, पर ये उसके बीच ये सब डिस्कशन वो करते हैं। तो मूर को जैसे मैंने बताया कि मूर भी थे, इनके फ्रेंड थे, उन दोनों ने क्या किया था, आइडियलिज्म क्या कहता था, व्हाट अपीयर्स इज नॉट रियल, व्हाट इज रियल नीड नॉट अपीयर, उनका ये कहना था। तो उसका इन दोनों ने खंडन किया है। रसेल भी यही कहते हैं कि क्योंकि ये भी रियलिस्ट हैं तो ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को मानते हैं और अनुभववादी दृष्टिकोण इनका शुरू से था और एपिस्टेमोलॉजी पे केंद्रित शुरू से थे, ये उसी को एक्सप्लेन करते हैं ये। तो रसेल कहते हैं कि जब हम सेंस डेटा हमारी जब बिल्कुल सत्य होती है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नॉलेज मिलता है। कैसा नॉलेज मिलता है, 2 तरह का नॉलेज मिलता है, एक ट्रूथ का नॉलेज मिलता है, नॉलेज बाय अक्वाइंटेंस, डायरेक्ट नॉलेज, और एक क्लैरिटी हो जाती है हमारे नॉलेज में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है उस नॉलेज से। तो ये बात रसेल कहते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन में ये बात करते करते ही डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में 2 चीजें आ जाती हैं, इस तरीके से नॉलेज हमें मिलती है। इस तरीके से वो नीचे आते जाते हैं और सारे सिंपल सेंस डेटास को इकट्ठा करते 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 उसको मिला देते हैं, मिला के उसको एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं कि ये है, ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो उनका यही कहना है कि अब हम मिलान कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे हम सेंस डेटा को। हम ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम अपने सेंस डेटा को सिंपलेस्ट व्याख्या कर सके। इनका कहना है कि हम सिंपल से सिंपल पे जाएं, ये नहीं कि हमें कोई कंफ्यूजन आ जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी लैंग्वेज का। इस तरीके से हम पार्ट वाइज रिड्यूस करेंगे उसको, सेंटेंस को, प्रीपोजिशन को, कि हम में कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे भाषा का कि हम क्या बोल रहे हैं। तो रसेल बहुत क्लियर काम करते हैं नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये कहते हैं कि 2 तरह की होती है, किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज बाय बताया, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट के लिए हमें क्या करना है, डेफिनिट डिस्क्रिप्शन और इनडेफिनिट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें रसेल कहते हैं कि हमें 3 चीजें समझनी होती है, डेफिनिशन, डिस्क्रिप्शन और डेमोन्स्ट्रेशन। जिसमें कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि सेंस डेटा का डेफिनिशन हम नहीं दे सकते हैं। सेंस डेटा क्या है, सेंस डेटा है कि हमें नॉलेज प्राप्त हो रहा है किस चीज का। सेंस डेटा हम किस चीज का लेते हैं, अगर हम रोज देख रहे हैं तो रेडनेस देखेंगे उसका, अगर हम मिठाई खा रहे हैं तो उसका स्वीटनेस देखेंगे, तो स्वीटनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नहीं कर सकते हैं। यही इनका कहना है कि थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन में 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग डेफिनेशन को डिस्क्रिप्शन समझ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन को डेफिनेशन समझ जाते हैं, तो ये चीज नहीं है, इसको क्लियर करना होगा। तो यही चीज ये क्लियर करते हैं इसमें। इनका कहना है कि अगर कोई कलर है हमारे पास, हम रेड कलर देखते हैं, और कोई बाय बर्थ ब्लाइंड है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये रेड कलर है, कुछ भी हो जाए हम उसको
नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि रेड कलर क्या होता है। तो ये इनका ये कहना है कि हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको हम? ना तो उसको डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेड कलर ऐसा होता है, ना उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेड कलर ऐसा होता है। यदि वो देख सकता तब हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे कि तुम देख लो ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, तब हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे। तो वही ये कहते हैं कि तीनों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आप केवल किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर किसी ने रसगुल्ला खाया, कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाता है और कोई व्यक्ति जलेबी खाता है, दोनों कहते हैं हमने मीठी चीजें खाई। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, पर अपन एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब दोनों तो कहते हैं कि हमने मीठी चीजें खाई, पर वो कहते हैं कि मेरी जलेबी बहुत मीठी थी, वो कहते हैं कि मेरी रसगुल्ला बहुत। अब दोनों जलेबी और रसगुल्ले की मिठास को कैसे डिफरेंशिएट हम करेंगे? नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं? हम उसका डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकते हैं, हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तुम रसगुल्ला खा के देखो उसकी मिठास कैसी थी, तुम जलेबी खाकर देखो उसकी मिठास कैसी थी, तब तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। तो ये इनका कहना है कि डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन और डेमोन्स्ट्रेशन तीनों को समझने के बाद ही हम आगे कोई भी काम कर सकते हैं। रसेल इसीलिए कहते हैं कि डेफिनेशन में क्या होता है कि हम डिस्क्रिप्शन को डेफिनेशन समझ जाते हैं। अब कहते हैं कि रोज की डेफिनेशन क्या होगी? रोज इज अ फ्लावर। रोज इज अ फ्लावर ये डेफिनेशन नहीं है। ये कहते हैं कि यहाँ रोज का डेफिनेशन होता है अलग तरीके से। रोज का डेफिनेशन अलग तरीके से होगा, डिस्क्रिप्शन अलग तरीके से होगा। यही भेद रसेल बार बार समझाना चाहते हैं थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन में। वो यही कहते हैं कि हम चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंस डेटा से ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या अंतर है। और रसेल लॉक के ही तरह कहते हैं कि लॉजिकल सिंपल्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। लॉजिकल सिंपल को ये लॉजिकल सिंपल है, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। किसी हाल में हम रेडनेस और स्वीटनेस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो वही रसेल समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करेंगे किसी भी चीज को। इनका विटगेनस्टीन से बहुत विवाद भी रहा है फैक्ट्स को लेके, और डिस्क्रिप्शन को लेके इनका दोनों के विचार बहुत मिलते भी हैं। तो विटगेनस्टीन की तरह ये भी कहते हैं, जैसे वो लैंग्वेज गेम की बात करते हैं, ये वही चीज कहते हैं लिंग्विस्टिक में कि ये भाषा ही का, इसको भी भाषा ही का एक खेल बताते हैं। ये इनका कहना है कि हम जब बहुत सारे सेंस डाटा इकट्ठा कर लेते हैं तो सभी सेंस डेटा, कलर, लेंथ, साइज, शेप ये देखते हैं। उसके बाद इस सारे कलेक्शन को एक अच्छे तरीके से हमें अरेंज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज करके फिर हमें उसका एक मीनिंगफुल नाम देना होगा। उस नाम को हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, पर ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मेज कुछ भी नहीं होता है। हमारा सेंस डेटा का जो भी होता है कलेक्शन होता है। जितने कलेक्शन हमने इकट्ठा किए उसको मिला दिया, ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज किया और बताया कि ये एक मेज है। अगर हम इसका कुछ और भी नाम रख देते तो कुछ और भी नाम हो सकता था। तो ये डिपेंड सेंस डेटा के कलेक्शन पे करता है और उसके नाम देने पे करता है कि क्या नाम हम इसको देते हैं। इस तरीके से ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, और जो हम जिस तरीके से इसको अरेंज करते हैं, एक कंस्ट्रक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, वही हो जाता है लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लॉजिकल कंस्ट्रक्शन आ जाता है। कहते हैं ना, कलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंस डेटा। तो सेंस डेटा के बहुत सारे कलेक्शन को, जो हमें सेंस डेटा प्राप्त हुआ उसके बारे में, उसको अच्छे से अरेंज करके फिर मिलाते हैं, तो कहते हैं उसका हम एक नाम दे देते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये रसेल कहते हैं। कहते हैं कि जब मैं एक्सप्लेन करने लगता हूँ लैंग्वेज को, इनका कहना है कि लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, तो हम उसको इतने सिंपल पार्ट्स में तोड़ दें ताकि कंफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं रह जाए। तो ये कहते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमारे सामने आती है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन के ही अंदर आता है। तो हम किस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते? जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं वही पहली चीज़ जो है तो लॉजिकल सिंपल है। पहले तो हम लॉजिकल सिंपल को ही डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम डिस्क्राइब किसी हाल में
नहीं कर सकते हैं। अगर डिस्क्राइब करने जाते हैं तो कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं, कुछ का कुछ मीनिंग निकलेगा इसका, इसीलिए ये ऐसा मानते हैं। रसेल कहते हैं कि अगर हम रोज को रेड बोलते हैं, रोज इज रेड, तो यहाँ एक्सपीरियंस हमें रेड का हो रहा है, रेड का हमें सेंस डेटा मिल रहा है, रोज का मिल रहा है, रोज को हम समझ रहे हैं। फिर ये थोड़ा लॉजिकली आ जाते हैं, लॉजिकल सेंटेंस बनाने पे कि इज कहाँ से आया, इज का एक्सपीरियंस हमें नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम रेड रह जाता है, रोज रह जाता है, पर इज का हमें, ये डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पे हमें हमारे एक्सपीरियंस को तोड़ देता है। ये रोज इज रेड सही नहीं है, अगर मैं कहता हूँ इट इज रेड तो ये सही है। तो हमारे इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिए कि अंदर की फीलिंग भी है, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। फिर आत्मा की बात आती है कि आत्मा को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, हालांकि रसेल आत्मा को तो मानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं, वो चले आते हैं ह्यूम की तरह, ह्यूम का सहारा लेते हुए वो कहते हैं कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो मुझे आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाती है, कॉन्शियसनेस नाम की कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है। ये सब सीरीज है, जैसे कि हमें मेज की अनुभूति होती है, रोज की अनुभूति होती है, ये हमें दिखाई देती है, पर मेन ऑब्जेक्ट की बात वो नहीं करते हैं। और कहते हैं आत्मा तो है ही नहीं, बस फीलिंग है, आत्मा नहीं है। और अगर है भी आत्मा तो वो ऐसे मानते नहीं है। कहते हैं अगर मान भी लेते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में आत्मा को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। डिस्क्रिप्शन देते समय भाषा का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये इनका कहना है। हमेशा भाषा को ही एनालाइज किया है इन्होंने पूरे थ्योरी में। तो इनका कहना है कि डिस्क्रिप्शन जब भी हम देते हैं तो बहुत तरीके का डिस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ पे लाया है इंडेफिनिट डिस्क्रिप्शन, डेफिनिट डिस्क्रिप्शन, सेमी पर्सपेक्टिव फ्रेज, तो ये सब क्या है ना कि ये सब इनका यही कहना है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में कि कोई भी चीज़ जब ऐसी होती है जहां हम कोई लगा देते हैं, सो एंड सो का प्रयोग कर देते हैं कोई सेंटेंस में, तो वो इनडेफिनिट हो जाता है, वो कंफ्यूजन पैदा करता है, वो डेफिनिट नहीं होता है। तो इसके लिए हमें जो भी ऐसा सो एंड सो वाला होगा वो क्लियर नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी उस सेंटेंस में, तो वो फिलॉसफी के डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकते हैं। इसको फिलोसॉफिकल बनाने के लिए हमें डेफिनिट में जाना होगा। तो डेफिनिट में कैसे जाना होगा? अब कोई भी सेंटेंस अगर हम लेते हैं कि सोक्रेट वॉज ए फिलोसोफर, वो कहते हैं ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसको हम कैसे समझेंगे? फिर वो कहते हैं उनका कहना है कि इट इज़ अ मैन हु लिव्ड इन ग्रीस नेम्ड सोक्रेट। एक आदमी है जो कि ग्रीस में रहता है, उसका नाम सोक्रेट है। हालांकि इसके लिए इनका बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ है कि एक सिंपल से सेंटेंस को लंबा चौड़ा करके कंफ्यूज कर देते हैं रसेल। पर रसेल कहते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको तोड़ते 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 जब मैं छोटे पार्ट सिंपल सेंटेंस में लाऊंगा तब जाके हम समझेंगे कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से ये उसको एक्सप्लेन करते हैं और ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें वेगनेस या अनिश्चितता जरा भी नहीं हो। इसके लिए लॉजिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, इलॉजिकल नहीं हो जाए इसके लिए सारे ग्रुप को जोड़ते हैं, सेंस डेटा के ग्रुप को, जो भी कलेक्शन हमें मिलता है। तो उनका कहना है कि टाइप्स ऑफ कलेक्शन मिलते हैं। मैं यहाँ कार देख रहा हूँ, मैं यहाँ टेबल देख रहा हूँ, तो टेबल का टाइप मेटल का टाइप है, तो मेटल टाइप वाले सारे कलेक्शन को एक तरफ जोड़ के उसको कार का नाम दे दिया। वुडन टाइप वाले सेंस डेटा के कलेक्शन को जोड़ के मिलान करके उसको टेबल का नाम दे दिया। इस तरीके से एक वेगनेस हमें नहीं रह जाती है, जो जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा और लॉजिकली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरी ऑफ डेफिनेट डिस्क्रिप्शन के थ्रू इसको डिस्क्राइब करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इनका ये कहना है। तो ये कहते हैं कि जिस भी डेफिनेशन में सो एंड सो शब्द आता है वो इंडेफिनिट हो जाता है, और अगर हम इट से डिफाइन करते हैं, अगर हम उसको इट से डिफाइन करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। अब जैसे कि वो कहते हैं कि इट अगर आता है, इट इज अ रोज, तो हमें रोज को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अगर इट इज रेड, तो हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, अब इसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम कहते हैं रोज इज रेड तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद हमें जानना पड़ेगा रोज क्या है, रोज कैसा होता है, रोज का क्या क्वालिटी है, तो इस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि डेफिनिट के लिए हमें इट लाना पड़ेगा, इट से हमारा सिंपल और डेफिनेट और क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा।
उसके बाद वो इसी के दौरान आते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि वेग डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स आते हैं सेंटेंस में, उसी को वो इनकम्प्लीट सिंबल कहते हैं। कैसे कहते हैं? उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेजेज आ जाते हैं उसमें, जैसे कि बोलते हैं कि उड़ने वाला घोड़ा। अब हम उड़ने वाले घोड़े को हमने कभी देखा नहीं है, ना उसका सेंस डेटा हमें मिलता है। अब हम अगर उसको एनालाइज भी करते हैं, उसके फैक्ट को जानते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, फैक्ट पे ही आते हैं, ये बाद में बताती हूँ मैं। तो ये कहते हैं कि अगर हम उड़ने वाला घोड़ा बनाते हैं तो उड़ने वाला घोड़ा में पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि उड़ने वाली चीज़ कैसी होती है, फिर घोड़ा कैसा होता है, तो फिर इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी। बाद में हमें फैक्ट क्या पता चलेगा कि ये तो इमेजिनरी चीज़ है, ये फैक्ट है ही नहीं, उड़ने वाला घोड़ा कुछ होता ही नहीं है। तो रसेल का कहना है कि उसके पीछे हम क्यों भागें, हमको उसके पीछे नहीं भागना है। डेफिनेट डिस्क्रिप्शन देने या खोजने के बजाय हम इनडेफिनिट सोचने लगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। और कहते हैं कि मेटाफिजिकल सेंटेंसेस में तो बहुत सारे ऐसे डेफिनेट डिस्क्रिप्शन, इनडेफिनिट वेग डिस्क्रिप्शन आते हैं, सेंटेंस आते हैं जो कि हमें सिर्फ काल्पनिक लगते हैं और उसका कोई फैक्चुअल फैक्ट हमें नहीं मिलता है। जैसे कि स्वर्ग का देवता, न स्वर्ग देखा हमने न देवता देखा है, किस तरीके से इसको हम एनालाइज करेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, तो कहीं हमें कोई कंक्लूजन, फैक्चुअल कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो वही कहते हैं कि इसी आधार पर ये मेटाफिजिक्स को तो एलिमिनेट कर देते हैं, फिजिक्स को एलिमिनेट करके और लिंग्विस्टिक तरीके से एनालाइज करके वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने की इन्होंने कोशिश करी है। यही इनका मेन आधार है। रसेल कहते हैं कि डेफिनेट डिस्क्रिप्शन अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमें पूरे तरीके से क्लियर नॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए रसेल भाषा को बहुत ही क्लियर करते हैं और उनका कहना है इसके लिए हमें मेटाफिजिकल थिंकिंग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके लिए हम डेफिनेट डिस्क्रिप्शन, डायरेक्ट नॉलेज बाय एक्वेंटेंस से इज एनफ टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। तो इसीलिए इनका कहना है कि मेटाफिजिक्स को ये नहीं मानेंगे। इसी में इसको अलग अलग से अगले टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे, थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन और इनकम्प्लीट सिंबल को। लास्ट में ये आते हैं लॉजिकल एटोमिज्म पे। हालांकि ये थ्योरी अपने बहुत बदलते हैं, लेकिन फिर भी अंत में शुरू करते हैं कहाँ से ये और कहाँ पहुँच जाते हैं। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस से चले थे, शुरू करते हैं और लास्ट में ये लॉजिकल एटोमिज्म पे पहुंचते हैं। लॉजिकल एटोमिज्म में इनका क्या कहना है कि फिजिक्स में हम एटॉम को मानते हैं। एटॉम क्या होता है? जिसको कि फर्दर डिवाइड ना कर सकें हम। तो लॉजिकल एटोमिज्म में ये क्या करते हैं कि ये फिजिकल तरीके से नहीं, लैंग्वेज में ये एटॉम को लाते हैं और उसी तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया। प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इन्होंने मैथ्स के लॉज को इतने सारे पार्ट्स में रिड्यूस किया है कि बाद में फर्दर रिड्यूस ना हो सके, इस तरीके का बहुत तरीके का लॉज दिया है। लॉजिक में भी मैथमेटिक थ्योरी को ये करने के लिए इन्होंने रिड्यूस करने के लिए फंडामेंटल ऑफ लॉजिक दिया है, जिसमें कि 3 लॉजिक रूल्स हैं। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें कि बहुत सारे हैं, एक्सप्लेन ये करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी जैसे ए इज ए, फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जिसमें कि कॉन्ट्राडिक्टरी ए कैन नॉट बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम, इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मिडिल का तो मिडिल तो होता ही नहीं है लॉजिक में, इनका कहना है एक्सक्लूडेड मिडिल, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। तो ये सब करके इन्होंने मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिकल लॉ को डिस्क्राइब करके रिड्यूस किया है। फिर वो लॉजिकल प्रोपोजिशन में आते हैं और वो कहते हैं कि 4 तरीके की हमारी सेंटेंस बनती है। 4 तरीके की क्या क्या सेंटेंस बनती है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ये 4 सेंटेंस को अगर हम लॉजिकली अच्छे से नेगेटिव, अगर इन 4 सेंटेंस को हम लॉजिकली एनालाइज कर लें तो हमारे पास कंफ्यूजन का कहीं कोई गुंजाइश हमारी नहीं रह जाएगी। इसीलिए सारे स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट में पहले रिड्यूस करना है, ऐसा इनका कहना है, और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में लाना है, कन्वर्ट करना है। फिर सिंपल सेंटेंस में ये क्या कहते हैं कि 3 चीज़ें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और तीसरा ये बताते हैं कि एक उनके बीच का रिलेशन। ये 3 चीज़ होना मस्ट है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और उसका रिलेशन। तो ये 3 चीज़ें बताते हैं। और प्रेडिकेट को इन्होंने क्वालिटी कहा है, उसका गुण।
तो सब्जेक्ट, क्वालिटी और रिलेशन, ये तीन चीज सिंपल सेंटेंस में होनी चाहिए, ऐसा रसेल का मानना है। उसके बाद ये कहते हैं कि बहुत सारी जब हम लॉजिकल सेंटेंस में रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें दो बातें मिलेंगी, क्लैरिटी मिलेगी उसके बारे में, सेंटेंस के बारे में, और निश्चितता आ जाएगी, इंडेफिनिटी खत्म हो जाएगी। इंडेफिनिट जो होता है वो अनिश्चितता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए सिंपल सेंटेंस को उन्होंने तोड़ना शुरू किया। फिर देखा सिंपल सेंटेंस एक फैक्ट बता रहे हैं, सिंपल कोई कुछ तो फैक्ट बताएंगे ना, तभी ये फैक्ट पे आते हैं कि फैक्ट कितने तरीके के होते हैं। फिर फैक्ट बता रहे हैं तो फैक्ट एक बता रहे हैं या एक से ज्यादा बता रहे हैं, इसके लिए ये एटॉमिक प्रोपोजिशन पे आते हैं। एटॉमिक प्रोपोजिशन तक पहुंचने के लिए पहले फैक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। फिर रसेल कहते हैं कि सामान्य भाषा में कहते हैं कि मेरे सामने एक मेज रखी है, एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मेज रखी है लेकिन मेज ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बार बार इनका यही कहना है कि मेज फैक्ट नहीं हो सकता है। फैक्ट स्टेटमेंट जो भी होंगे वो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। तो फैक्ट स्टेटमेंट क्या है कि मेज, ये टेबल स्क्वायर है, ये फैक्ट हो सकता है, लेकिन टेबल है ये स्क्वायर, ये फैक्ट नहीं हो सकता है। तो हमारे फैक्ट को ट्रू और फॉल्स होना जरूरी है, ये इनका कहना है। तो ऑर्डिनरी भाषा में जिसको हम फैक्ट कह देते हैं, एक्चुअल में वो स्टेटमेंट फैक्ट नहीं होते हैं। यही स्पष्टता लाने के लिए उनका कहना है कि फैक्ट ट्रू या फॉल्स होना जरूरी है, और सिंपल सेंटेंस ही फैक्ट में कन्वर्ट होता है, और उसमें तीन चीजें होनी जरूरी है, सब्जेक्ट, क्वालिटी और रिलेशन। ये तीन चीज बहुत ही जरूरी है। अब ये कहते हैं कि एटॉमिक फैक्ट जब होगी तो कितने सेंस डेटा आपको गुलाब से रिसीव हो रहे हैं, गुलाब के सारे सेंस डेटा को लेकर हम एक नाम देते हैं, सॉफ्टनेस, स्मेल, कलर, ये सब, यही सब बार बार ये रिपीट करते हैं, बार बार तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं। और बाद में वो कहते हैं कि तब हम कहते हैं कि ये लाल है, तो ये लाल को हम फर्दर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, गुलाब लाल है में हमें बहुत सारे कंफ्यूजन से गुजरना पड़ेगा। तो शुरू से डिस्क्रिप्शन को यहाँ तक लाते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इसके लिए रसेल ने वही थ्योरी बेकन का लिया है ऑकम रेजर का। ऑकम रेजर क्या कहता है, ऑकम्स रेजर कहता है, ऑकम्स रेजर का कहना है कि जो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हमारे सेंटेंस में आ रही है, जिसको एक्सप्लेन किए बिना भी हमारा काम चल रहा है, जिस चीज़ के बिना भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके ऊपर रेजर चला दो, उसको कट कर दो। तो यही ऑकम रेजर कहता है। अब जैसे हम कहते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा भगवान की कृपा से। अब यहाँ पे अगर हम भगवान की कृपा से काट दें तो भी हमारा वही सेंटेंस बनेगा कि मैं पास हो जाऊंगा। तो यहाँ उस पर रेजर चला देना है, और भगवान की, मैं पास हो जाऊंगा, या पानी 100 डिग्री पे गर्म होती है भगवान की इच्छा से। यहाँ भगवान की इच्छा की कोई ज़रूरत नहीं है जोड़ने की, इसीलिए वो ऑकम रेजर पे आते हैं कि जो भी फालतू ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना भी हम कोई सेंटेंस को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके पे रेजर चला दो, उसको एलिमिनेट कर दो। इसी तरीके से वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑकम रेजर्स के थ्योरी को लेते हुए सेंटेंसेस को रिड्यूस करने का तरीका बताते हैं। उसके बाद जब कहते हैं कि मैं बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ लिया, कि जैसे कि ये मेरी किताब है, ये किताब 100 साल पुरानी, मेरी किताब 100 साल पुरानी है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको सिंपल में तोड़ते इतना डिवाइड कर दो कि फिर हमें सिंपल सेंटेंस के बाद उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर संसार, इनका कहना है कि वर्ल्ड के अंदर कोई फिजिकल एटम नहीं है, सारे के सारे लॉजिकल एटम है। ये फिजिकल एटम को नहीं मानते हैं, ये लॉजिकल एटम पे विश्वास करते हैं, और उसी को एनालाइज भी करते हैं, और उसको प्रूफ करने की कोशिश भी करते हैं। तो उनका कहना है कि लॉजिकल एटम ही है जिसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया जाता है केवल वही सत्य है। फिजिकल एटम क्या है, इसके बारे में लॉजिकल स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लॉजिकल स्टेटमेंट है तो फिजिकल एटम को भी हम समझ जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल स्टेटमेंट के द्वारा ही हम फिजिकल एटम को समझ सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि किसी भी फिजिकल वर्ल्ड को भी, इसी के लिए ये क्या कहते हैं कि 3 चीज़ की जगह हम 4 चीज़ को समझें। अगर हम ऑब्जेक्ट, क्वालिटी और रिलेशन के साथ साथ फैक्ट को भी ले लेते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वही फिर वो फैक्ट को फिर कहते हैं चारों को मिला देंगे तो वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन अच्छे से आ जाएगा हमारे कंसेप्शन में, कंसेप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ये फैक्ट को जरूर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज
ये कहते हैं फैक्ट नहीं होगी तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए फैक्ट को हमें जानना जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, मक्खन का पहाड़, उड़ने वाला घोड़ा, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एटॉमिक लेवल तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर ये काल्पनिक बन जाएगा, फैक्चुअल जैसे कि अभी मैंने डिस्क्राइब किया, कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन आ जाएगी। इसीलिए ये कहते हैं कि फैक्ट को जानना जरूरी है। और फैक्ट को हम कैसे जानेंगे, तो जब लॉजिकल एटोमिज्म को जानना है तो 3 चीज़ों के साथ साथ फैक्ट को जोड़ देंगे, तब हम जान जाएंगे कि फैक्ट कोई वस्तु नहीं है, मेज या किताब फैक्ट नहीं है, स्टेटमेंट है। फैक्ट एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकता है। फैक्ट तो स्टेटमेंट होते हैं जिनके अंदर सही गलत होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ये बात कहते हैं। फैक्ट का मतलब होता है कोई घटना, ये नहीं कि फैक्ट को हमने बस एक स्टेटमेंट मान लिया, ऐसा नहीं, वैसा स्टेटमेंट मान लिया। इनका कहना है कि फैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है। तो यही बार बार ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्वालिटी रिलेशन और फैक्ट के जरिए हम लॉजिकल एटम तक पहुंचकर सारी दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस यही इनका मेन ये थ्योरी है और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस पे आते हैं। वही लिंग्विस्टिक एनालिसिस ही अभी मैंने किया, इनका पूरा इनका लिंग्विस्टिक एनालिसिस है, जिसको कि भाषाई विश्लेषण बोलते हैं। और इसमें इनका यही खेल है कि इन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल रिड्यूस किया है, रिड्यूस करके फैक्ट के जरिए उसको वेरीफाई किया है, उसको ट्रू और फॉल्स समझा है, उसको उसमें पूरी तरीके क्लैरिटी ला के और वर्ल्ड को एक्सप्लेन इसी के थ्रू कर दिया है। इनका कहना है कि वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई फिजिकल एटम की ज़रूरत नहीं है, हमें फिजिक्स की ही ज़रूरत नहीं है, इसको हम भाषा से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यही है बर्ट्रैंड रसेल का पूरा थ्योरी, जो कि हमें इन सब को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। लास्ट में रसेल न्यूट्रल मोनिज्म पे क्यों आ जाते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया था कि सेंस डेटा लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है ऑब्जेक्ट का, और सेंस डेटा गैर मानसिक है, डिपेंड नहीं है माइंड पे और किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इसका किसी पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ये न्यूट्रल है, हर हाल में न्यूट्रल है और डायरेक्ट नॉलेज रिसीव करके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन्होंने। तो अगले टॉपिक पे ये सारा थ्योरी मैंने अभी एज ए शॉर्ट बहुत होल तरीके से समझा दिया ये वर्बली। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक करके समझेंगे और समझ के उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे कि उसको किस टॉपिक को कैसे कहाँ से लिखना है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो तब तक के लिए आप अगर इसको जितना मैंने डिस्क्राइब किया एक बार बुक से इजीली रीड कर लेंगे तो आपके सारे कंसेप्शन अभी ही क्लियर हो जाएंगे। बाद में टॉपिक वाइज इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ मैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।